दोस्तों, काफी देर से एक लड़का बस स्टॉप पे खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। इस लड़के का नाम राहुल होता है। जैसे ही बस आती है रोडवेज, वो उसके अंदर चढ़ जाता है। बस में चढ़ने के बाद वो देखता है कि ज्यादातर सीटें सभी भरी हुई हैं, तो इसलिए वो इधर उधर देखता है कि शायद कोई सीट खाली मिल जाए। तभी उसकी निगाह पीछे की तरफ एक सीट पे जाती है, जहां पे 3 लोग बैठ सकते थे। वहां पर एक सीट खाली होती है। वो जाता है और उस सीट पे बैठ जाता है। बस अपने सफर पे आगे की तरफ चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद जो राहुल था, उसे ऐसा लगता है कि जो महिला उसके बराबर में बैठी है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो अपना चेहरा घुमाता है और उस महिला को देखने लगता है। महिला को देखते ही वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि जो राहुल था उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने आज से ठीक 5 साल पहले इनसे डाइवोर्स ले लिया था। इस महिला का नाम दीप्ति होता है। वो देखता है कि दीप्ति काफी सांवली सी हो गई है, बाल बिखरे हुए हैं और काफी कमजोर है। वो सोचने लगता है कि जब ये दीप्ति मेरे साथ रहती थी तो काफी अच्छा रंग था और बहुत सुंदर थी और अच्छी खासी बन के रहती थी, लेकिन इस समय उसकी दशा देख के उसे थोड़ा सा दुख होता है। तो राहुल इससे इशारों इशारों में ही पूछ बैठता है कि दीप्ति, क्या बात है, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? ये सुनने के बाद दीप्ति उससे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद फिर राहुल पूछता है कि सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीप्ति फिर भी कुछ नहीं बोलती। राहुल फिर से पूछता है कि घर में तो सब लोग ठीक हैं, खैरियत है ना? लेकिन दीप्ति इस बार भी कुछ नहीं बोलती। अब राहुल कुछ देर चुप रहता है। उसके बाद फिर एक बार पूछ बैठता है कि अच्छा, ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? तो दीप्ति कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, वहां से मुझे कुछ खरीदारी करनी है। राहुल बोलता है कि चलो, शुक्र है तुमने किसी बात का तो जवाब दिया। दीप्ति हल्की सी मुस्कुराती है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जो राहुल था वो पूछता है कि दीप्ति, हमारा एक बेटा था जो कि 3 साल का था। अब वो कैसा है, क्या कर रहा है? क्या कभी उसने मेरे बारे में कुछ पूछा, कभी मुझे याद किया या मेरे बारे में कभी जानना चाहता है? दीप्ति बहुत ही मायूस भरी निगाहों से राहुल के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है कि हाँ, जो हमारा बेटा था, अब वो काफी बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है। लेकिन वो अब भी आपको बहुत ज्यादा याद करता है। एक फोटो आपकी जो है वो हमेशा अपने साथ रखता है और मुझसे अक्सर पूछता है कि पापा कहाँ हैं और पापा कब आएंगे। कई बार वो रात में सोता भी नहीं, क्योंकि उसको आपके साथ सोने की आदत थी। इस चक्कर में वो कई बार खाना भी नहीं खाता गुस्से में और रोता हुआ ही सो जाता है। और वो अक्सर तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक तुम थे कि तुमने तो कभी हम लोगों के अलग होने के बाद कम से कम अपने बेटे के बारे में भी जानना नहीं चाहा। तुमने ये भी नहीं पूछा कि बेटा किस हाल में है और क्या कर रहा है, जबकि बेटा तो रात दिन तुम्हें बहुत याद करता था। ये सुनने के बाद राहुल को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अब ऐसे ही बातें करते हुए और वो बस आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जो दीप्ति लड़की थी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहीं पर उतरना था। इसके बाद वो बस से उतरने लगती है। लेकिन तभी राहुल भी उसके पीछे पीछे उतरने लगता है और उससे बात करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। दीप्ति कहती है कि आप मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? कहता कुछ नहीं, ऐसे ही बातें करते हुए आगे चलते हैं, मैं भी कुछ खरीदारी कर लूंगा। इसके बाद वो दुकान की तरफ को बढ़ने लगते हैं। वो पूछता है कि अच्छा दीप्ति, बुरा ना मानो तो ये बता सकती हो कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? जिस समय हम लोग साथ रहते थे तब तो तुम बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। अब तुम कितनी बीमार हो गई हो और क्या हो गया है तुम्हें? दीप्ति ने कुछ नहीं बोलती। थोड़ा आगे चलने के बाद कहती है कि समय के साथ सब कुछ ऐसा ही हो जाता है। जब मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे मेरे बीच में विवाद होता था, तो मेरे घर के लोग, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, सब लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे और हमेशा मेरी सपोर्ट करते थे। लेकिन तुमसे अलग होने के बाद कुछ समय तक तो हम लोगों के बीच में सब कुछ चलता रहा सही। लेकिन धीरे धीरे मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, वो अपने घर परिवार को देखने लगी और उसने कह दिया कि दीदी, मेरा घर परिवार खराब मत करो, आप अपने काम से काम रखो। और दूसरी तरफ मेरे भाई की भी शादी हो जाती है और मेरा भाई भी अब भाभी के साथ रहने लगता है। मम्मी पापा पहले ही काफी बूढ़े हो चुके थे और वो कुछ कर नहीं पाते। हालत ये हो गई अब आते आते कि मुझे कोई भी काम उनकी परमिशन के बिना नहीं करना होता। अगर मुझे कोई खाना भी होता है तो पहले जाके भैया भाभी से पूछ लेती हूँ कि क्या मैं खाना खा सकती हूँ या नहीं, उसके बाद ही मुझे खाना मिलता है। और इस तरह से अब मैं जीवन गुजार रही हूँ, तो उस दशा में तो ऐसा ही हो जाएगा।
राहुल को ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा दुख होता है। कहता है कि कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीप्ति कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ अपने बारे में। अब तो तुमने शादी भी कर ली होगी और कोई बच्चा वगैरह है कि नहीं है? जो राहुल था वो हंसते हुए कहता है कि नहीं दीप्ति, तुम्हारे से अलग होने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का गम और दूसरी ये परेशानियां अब दोबारा नहीं झेल सकता। इसलिए अब मैं अकेला रहता हूं। लेकिन मेरा भी हाल तुम्हारे से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। मेरे जो भैया भाभी हैं, 2 भाई थे और 2 भाभियाँ। शुरू-शुरू में तो वो मेरा काफ़ी साथ देते थे, लेकिन धीरे-धीरे अब मैं उनको बोझ लगने लगा हूँ। वो ना तो मेरा किसी तरीके का ख़्याल रखते और ना कभी कुछ पूछते। तुम जानती हो कि खाने को लेकर अक्सर तुम्हारे मेरे बीच कितना झगड़ा होता था। कभी नमक मिर्च भी ज़्यादा हो जाता था, मैं खाना नहीं खाता था। लेकिन आज वही राहुल है, जो अपने भाभी भैया का दिया हुआ एक-एक दिन पुराना खाना भी, बासी खाना भी बिना किसी शिकायत के खा लेता है। और बस इसी तरह से मैं अपना जीवन गुजार रहा हूँ। ये सुनने के बाद दीप्ति को भी थोड़ा-सा एहसास होता है, लेकिन फिर वो बातें करते हुए एक दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। र राहुल कहता है कि चलो दीप्ति, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करवा देता हूँ। दीप्ति कहती है कि बस अब और एहसान मुझे नहीं चाहिए, आप अपना देखिए। लेकिन फिर राहुल कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए तो कुछ खरीदारी करवा सकता हूँ। तब दीप्ति कहती है कि चलिए ठीक है। इसके बाद राहुल बहुत से सामान अपने बेटे के लिए खरीदता है और उसके साथ में कुछ मिठाइयाँ भी खरीदता है और दीप्ति को दे देता है। कहता है कि मेरे बेटे को देना और कहना कि उसके पापा उससे बहुत याद करते थे और हो सके तो मेरी उससे एक बार बात भी करा देना। इसके बाद दीप्ति और राहुल अपना एक दूसरे से नंबर चेंज करते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। दीप्ति घर पहुंचती है और अपने बेटे को दिखाती है कि तुम्हारे पापा मिले थे, इन्होंने ये सब चीजें दी हैं। बेटा बहुत खुश होता है और अपने पापा को याद करने लगता है। शाम के समय दीप्ति राहुल को फोन मिलाती है और अपने बेटे से बात करा देती है। बेटा बाप से मिलकर कहता है कि पापा मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास आना है। ये सुनने के बाद जो राहुल था उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो चाहता भी था कि मैं दीप्ति और अपने बेटे को साथ ले आऊं, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब धीरे धीरे बीच बीच में राहुल और दीप्ति की बात होने लगती है। राहुल कहता है कि दीप्ति, क्या हम एक बार फिर से मिल सकते हैं? मुझे अपने बेटे से मिलना है। दीप्ति कहती है कि कल मैं फिर उस मार्केट में खरीदारी करने के लिए आऊंगी, तो इस बार फिर से मैं अपने बेटे को साथ ले आऊंगी। आप वहां पर आकर मिल सकते हो। तो राहुल कहता है कि ठीक है, इस रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। अगले दिन वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। दीप्ति अपने बेटे को लेकर आई होती है और बेटा एकदम राहुल से गले मिलके चिपट जाता है और उनको बहुत प्यार करने लगता है। इसके बाद वो लोग टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। इस बीच जो लड़का था वो लगातार राहुल के साथ रहता है, उनकी गोद में बैठा रहता है, उनसे बातें करता रहता है और वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि पापा मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन राहुल था कि वो अभी कुछ कह नहीं पा रहा था। इसके बाद काफी देर हो जाती है और चलने का समय होता है। कविता बोलती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया, मुझे जाना है। वो लोग जाने लगते हैं तो राहुल कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो बस में सवार होते हैं और फिर दीप्ति के घर की तरफ को जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद दीप्ति का घर आ जाता है और दीप्ति से राहुल कहता है कि दीप्ति, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम उतर जाओ। तभी दीप्ति, जो इतनी देर से अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए थी, वो बोल पड़ती है कि मेरा घर ये नहीं, मेरा घर वही है जब मैं छोड़कर आई थी। मुझे उसी घर जाना है, मुझे मेरे बेटे को भी उसी घर जाना। और इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये चीज़ें देखने के बाद जो बस में दूसरे लोग बैठे हुए थे, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ? ये लोग तो बहुत अच्छे से बात करते हुए आ रहे थे। वो सब लोग कारण पूछते हैं, तब उनको ये पता चलता है तो उन्हें बहुत दुःख होता है। जल्द ही दोनों को समझाया जाता है और पहले ही राहुल और दीप्ति के मन में तो ये था ही कि कोई किसी तरीके से बस शुरुआत कर दे और वो एक दूसरे को अपना ले। और इसके बाद में राहुल कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने से एक पल भी जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी के अभी अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा और अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसके बाद राहुल दीप्ति को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद जो भैया भाभी थे, वो देखते के साथ ही गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम अपने घर में आने नहीं देंगे। इसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया था, ना जाने कोर्ट में हमें कितने दिन इसने खिंचाई करवाई। लेकिन राहुल साफ कर देता है कि इस घर पे भी मेरा और दीप्ति का अब उतना ही हक है जितना आप लोगों का, क्योंकि ये घर हम तीनों का है और ये हमारे साथ ही रहेगी, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो या मत करो।
और इसके बाद वो उसे घर में रख लेता है। फिर 2 दिन के बाद ये लोग कोर्ट पहुँचते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे अर्ज़ी देते हैं कि हम लोग अब साथ रहेंगे और जो लड़की के लिए महीने के जो खर्चा दिया जाता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं और खुशी-खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि भविष्य में या हम वर्तमान में कई बार इस तरीके के जल्दबाज़ी में फ़ैसले ले लेते हैं, जिसका भरपाई हमें जीवन भर करनी पड़ती है और जिसका पछतावा भी हमें जीवन भर होता है। तो कुछ फैसले लेने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए, क्या ये फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक है या नहीं? और कभी भी कोई फैसला दूसरों के कहने में या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राहुल और दीप्ति का फैसला एक दूसरे के साथ रहने का बिल्कुल सही था या नहीं? जो भी आपकी राय हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।